नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कान्हा की नगरी मथुरा में पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति कोविंद यहां पर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद वो कृष्णा कुटीर जाकर निराश्रित विधवा महिलाओं से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे और इन महिलाओं के हाथों से बने सामानों के बारे में भी जानकारी लेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति दोपहर 12:15 बजे दिल्ली वापस लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी मथुरा पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति की अगवानी के लिए वो मथुरा में है। अब आपको बता दें कि बस पहुंच चुके हैं कान्हा की नगरी में राष्ट्रपति। कुछ देर में बांके बिहारी के दर्शन पूजन वहां पर राष्ट्रपति करने वाले हैं और इसके लिए तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई है। बांके बिहारी के मंदिर के दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में तैयारियां आप देख पा रहे हैं। मथुरा में आप राष्ट्रपति यहां पर बांके बिहारी मंदिर में पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और मथुरा में सीएम योगी पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति की आगवानी के लिए। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बांके बिहारी के दर्शन पूजन के लिए मंदिर बिल्कुल सज चुका है, क्योंकि राष्ट्रपति वहां पर पहुंचने वाले हैं और दर्शन पूजन बांके बिहारी के यहां पर करने वाले हैं। मथुरा सीएम योगी भी पहुंच चुके हैं ताकि वो राष्ट्रपति की आगवानी कर सके। और इसी पर बातचीत करने के लिए पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ मथुरा से बांके बिहारी मंदिर के बाहर से जुड़ गए हैं। पवन, कुछ देर में राष्ट्रपति वहां पर पहुंचने वाले हैं, कितना समय उनको लगेगा वहां पर पहुंचने में और किस तरह की तैयारी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए? देखिए नीलू, पहले तो आपको बताऊं तकरीबन 9:20 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों कृष्णा कुटीर में जो वृंदावन में हेलीपैड बना हुआ है वहां पहुंच चुकी हैं और अब से थोड़ी देर पहले महामहिम राष्ट्रपति कृष्णा कुटीर हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं और वहां मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे हैं। इस समय मैं यहाँ बांके बिहारी मंदिर पर खड़ा हुआ हूँ। या आपको पीछे की तस्वीर दिखा दूं कि अब से थोड़ी देर पहले तक सभी लोगों को मंदिर परिसर के पास तक जाने की अनुमति थी, लेकिन अब किसी को मंदिर परिसर में जाने की अनुमति नहीं है। पूरी तरह मंदिर को बिल्कुल सील कर दिया गया है। आप लगातार पुलिस के पुख्ता इंतजाम आप देख रहे हैं। पूरे वृंदावन की अगर बात करें तो 20 सेक्टर्स में इस पूरे वृंदावन क्षेत्र को डिवाइड किया गया है। 13 जो राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है वो तकरीबन 10:05 पर यहां पहुंचने का है। अब से थोड़ी देर के अंदर राष्ट्रपति बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाएंगे और 10:45 तक यानी 40 मिनट तक उनका दर्शन और पूजन करने का यहां कार्यक्रम है। बांके बिहारी मंदिर की बात करें तो 10:45 पर यहां से वो रवाना होंगे वापस कृष्णा कुटीर के लिए। 10:55 पर वो कृष्णा कुटीर पहुंच जाएंगे और उसके बाद में 10:55 से लेकर 11:55 तक उनका लगातार वहां कृष्णा कुटीर में कार्यक्रम है। जो निराश्रित विधवा महिलाएं हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, उनके स्वास्थ्य का जायजा लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ उनके द्वारा जो निर्मित उत्पाद हैं उनका भी जायजा लेंगे, उनको परखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से वो उत्पादों का निर्माण करती हैं। उसके बाद में तकरीबन 12:15 पर राष्ट्रपति वृंदावन से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरा सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। राष्ट्रपति का कार्यक्रम मिनट टू मिनट मैंने अपने दर्शकों को पूरा समझा दिया है और अब से बस चंद मिनटों के अंदर राष्ट्रपति बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाएंगे और यहां दर्शन। बिल्कुल पवन, आपके पीछे जो पुलिसकर्मी खड़े हैं जहां पर ये बैरिकेड लगाई गई है, क्या इसी रास्ते से होते हुए राष्ट्रपति बांके बिहारी टेंपल में एंटर करेंगे? देखिए इससे जो विपरीत साइड का जो रास्ता है वहां से राष्ट्रपति एंटर करेंगे। जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये बांके बिहारी मंदिर ही है। इसके राइट से जो आप रास्ता देख रहे हैं राष्ट्रपति वहां से आएंगे और वहीं जो गेट है उस गेट के जरिए एंट्री करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले मैंने अपने आप दर्शकों को दिखाया था जिस तरह से पूरा दरवाजा और पूरा वो रास्ता है वो फूलों के द्वारा और बलून्स के द्वारा सजाया गया है। तो दूसरे रास्ते से करेंगे। उस रास्ते पर किसी को भी जाने की इस समय अनुमति नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले तक मीडिया को भी अनुमति थी, लेकिन अब मीडिया को भी पूरे कर दिया है और यहां जो बैरिकेड आप देख रही हैं यहीं तक किसी को भी आने की अनुमति है, चाहे वो मीडिया हो या वो आम जो यहां के जो स्थानीय नागरिक हैं वो अब किसी को भी बांके बिहारी मंदिर परिसर में जाने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल। और इसके बाद अगर बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद आपने बोला कि करीब 30 से 40 मिनट राष्ट्रपति यहां पर रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे और पूरे विधि विधान के साथ। इसके बाद निराश्रित विधवा आश्रम जाएंगे। खासतौर पर अगर वृंदावन या फिर मथुरा की बात की जाए तो निराश्रित विधवा महिलाएं भारी तादाद में यहां पर मौजूद हैं। इसलिए राष्ट्रपति ने खास तौर पर विधवा महिलाओं से मुलाकात का कार्यक्रम रखा है। वहां पर किस तरह की तैयारी राष्ट्रपति के आगमन को लेकर?
देखिए, कृष्णा कुटीर जहां की हेलीपैड बनाया गया है, वापस राष्ट्रपति दर्शन करने के बाद कृष्णा कुटीर जाएंगे और वहीं एक निराश्रित महिलाओं का विधवा आश्रम तैयार किया गया है। उस पूरे आश्रम को भी सजाया गया है वहीं की जो निराश्रित जो महिलाएं हैं उन्हीं के द्वारा, और तमाम जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत भी राष्ट्रपति करने वाले हैं। उनसे उनके स्वास्थ्य का, उनकी सेहत का, उनका हालचाल जानने वाले हैं राष्ट्रपति। उसके साथ साथ क्योंकि जब वहां निराश्रित महिलाएं रहती हैं तो अपने जीवन यापन के लिए कुछ उत्पाद भी बनाती हैं, जैसे अगरबत्ती हुई, मोमबत्ती हुई, धूप बत्ती, ऐसी छोटे छोटे उत्पाद जो बनाती हैं, उसका जायजा भी लेंगे किस तरह से वो अपने जीवन यापन के लिए वहां लेकिन जो काम करती तस्वीरें हैं। इस वक्त आ रही तो है ऐसे जरा में दर्शकों को बता दें, यहां से राष्ट्रपति का काफिला गुजर रहा है। आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें मुख्यमंत्री भी हैं, राज्यपाल भी हैं उत्तर प्रदेश की, और राष्ट्रपति का काफिला इस वक्त बांके बिहारी टेंपल की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर उतरने के बाद हेलीपैड पर और सीधे ये कारवां बांके बिहारी टेंपल को जाएगा। यहां पर करीब राष्ट्रपति का 40 मिनट का कार्यक्रम रखा गया है, पूजा पाठ करेंगे और इसके बाद निराश्रित विधवा आश्रम भी पहुंचने वाले हैं, जहां पर इन विधवाओं से मुलाकात होगी। साथ ही साथ जो वो उत्पाद तैयार करती हैं उसका निरीक्षण भी राष्ट्रपति करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब खबर लेते हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर चीनी घुसपैठ के इस मुख्य आरोपी डॉक्टर रवि गिरफ्तार कर लिया गया है। चीनियों के साथ हवाला कारोबार का आरोप इस व्यक्ति पर है। चीनी नागरिक समेत अब तक 4 अरेस्ट किए जा चुके हैं। आईबी समेत कई एजेंसी जांच में जुटी हुई है। तो मुख्य आरोपी डॉक्टर रवि की गिरफ्तारी हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा का यह पूरा मामला है। चीनी घुसपैठ केस में मुख्य आरोपी डॉक्टर रवि गिरफ्तार कर लिया गया है। चीनियों के साथ हवाला कारोबार का इस पर आरोप है। चीनी नागरिक समेत अब तक 4 अरेस्ट हो चुके हैं। इस पूरे मामले में लोग आईबी समेत कई एजेंसी जांच में जुटी हुई है। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, कहां से हुई है इसकी गिरफ्तारी? देखिए, आपको बता दें कि कल देर रात जो मास्टरमाइंड था डॉक्टर रवि, इसी ने चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी और उसके बाद ये नेक्सस यहाँ पर शुरू किया था। और सबसे बड़ी बात है कि 5 महीनों में 52 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, फेक कंपनियां बनाई गई। अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है, इसकी मैनेजर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए और तमाम लोग, करीब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में देर रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस लंबे वक्त से छापेमारी कर रही थी, दबिश दे रही थी और 4 राज्यों में दबिश दी गई थी, करीब करीब 28 जगहों पर। लेकिन अब कल देर रात इसकी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने पुष्टि कर दी है गिरफ्तारी हुई है और हवाला एंगल से इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ, लेन देन हुआ है पैसों का, और ये पैसा कहां से आ रहा था, किस मद में खर्चा हो रहा था, किस लिए हो रहा था, ये तमाम सवाल हैं। इस पर एक लंबी पूछताछ पुलिस करेगी। फिलहाल पुलिस ने रवि को दिल्ली से देर रात गिरफ्तार किया और उसके साथ ही वहां जो घरबरा में, जहां पर ये चीनी घुसपैठ बैठे हुए थे, अपना अड्डा जमाए हुए थे, जहां पर बार रेस्टोरेंट चल रहा था, वहां पर भी पुलिस ले जा सकती है और जानने की कोशिश करेगी। क्योंकि हम लोगों ने देखा इसमें दिल्ली की एजेंसियां भी, जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं वो भी इन्वॉल्व थी, दिल्ली एजेंसी, और इसके अलावा लखनऊ की जो टीम थी एसआईओ वो भी इन्वॉल्व थी। एक बड़ा मामला है, हवाला एंगल से भी जांच की जा रही है और अब ये जानने की कोशिश की जाएगी ये जो तमाम ट्रांजैक्शन हुए हैं, इतने खाते मिले, 40 करोड़ के कैंसिल चेक मिले हैं, ये आखिर कहां पैसा खर्च कहां हो रहा था, कहां से आ रहा था। जी चलिए हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो अब डॉक्टर रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है, हवाला से भी इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ा है और किस तरह से इसने चीनी नागरिकों की मदद की, इसको लेकर भी छानबीन चल रही है। और खबर अब लखीमपुर से लेते हैं। यहां पर आदमखोर बाघिन का खौफ देखने को मिल रहा है। आदमखोर बाघिन खेत में चारा लेने गए एक युवक को निवाला बनाया। बताया जा रहा है कि 2 सालों में आदमखोर बाघिन ने 20 लोगों को अपना निवाला बनाया है। निघासन थाने के बेला टापुर गांव की घटना है, जहां पर युवक को बाघिन ने अपना निशाना बनाया है। बातचीत करने के लिए मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कितने दिनों से इसकी दहशत है इस बाघिन की यहां पर, और अब एक और युवक को इसने निवाला बनाया है। फिलहाल वन विभाग क्या कर रहा है, बाकी महकमे क्या कर रहे हैं इसको पकड़ने के लिए? बिल्कुल, मैं अनिल आपको बताना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी के तिकोनिया इलाके का ये मामला है। वहाँ नया पिंड खरीदिया और बेला टापर समेत 20 गांव लगभग ऐसे हैं जहां पर पिछले 2 वर्षों से इस बाघिन, हमलावर बाघिन ने 20 लोगों को अपना शिकार बनाया है। बीती रात भी एक युवक अपने घर से चारा लेने खेत में गया था, लेकिन जब वो घर वापस नहीं आया तो घर वालों ने खोजबीन की तो पता चला गन्ने के खेत में उस बाघिन ने उस युवक को खा लिया था। लेकिन वन विभाग की टीम लगातार इस इलाके में बनी हुई है, 20 कैमरे लगाए गए हैं, ट्रैंकुलाइजर टीम स्पेशलिस्ट को बुलाया गया, 4 हाथियों से निगरानी कर रहे हैं। लेकिन ड्रोन कैमरे के जरिए जब निगरानी की तो एक चौंकाने वाला तथ्य और सामने आया है कि
अब तक एक बाघिन पे ये शक जताया जा रहा था कि ये बाघिन हमला कर रही है, लेकिन उस इलाके में अब 2 बाघिन देखने को मिली है। न्यूज 18 को भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो मिला जिसमें बाघिन रेलवे लाइन किनारे घूमती हुई दहाड़ती हुई जा रही है और अपने शिकार की तलाश में देखने को मिल रहा है कि वन विभाग के अधिकारियों का कहना है। बिल्कुल, तो एक बाघिन पहले मुसीबत थी, अब दूसरी बाघिन को भी यहाँ पर देखा गया है। हालांकि वन विभाग पूरी कवायद में जुटा हुआ है कि किसी तरह से बाघिन को पकड़ा जा सके जिससे लोगों में दहशत कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बरेली से खबर है जहां पर अलीगंज थाना पुलिस ने अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस महिला के पति को भी गिरफ्तार कर लिया। पति पर नकली दस्तावेज बनाने का आरोप लगा है। जालसाज दंपत्ति पर 2 पासपोर्ट बनवाने का भी आरोप लगा है। और खबर कानपुर से जहां पर एसपी विधायक के भाई ने दिया 3 तलाक। इरफान सोलंकी के भाई फरहान ने दिया पत्नी को तलाक। 3 साल तक पीड़िता की दर्ज नहीं हुई थी एफआईआर। विधायक के दबाव में ये लगातार इलाके में पुलिस अधिकारियों के आदेश के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पति, देवर और देवरानी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कानपुर के चकेरी थाने में अब एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। इरफान सोलंकी, विधायक इरफान सोलंकी का भाई बताया जा रहा है और 3 तलाक उसने दिया है। एमएलए के दबाव में एफआईआर अब तक नहीं हुई है। अधिकारियों के आदेश के बाद अब जाकर एफआईआर दर्ज हो पाई है। और अब बात रामपुर और आजमगढ़ की करें तो समाजवादी पार्टी का किला ढहाने के बाद सीएम योगी ने जनता का आभार व्यक्त किया। साथ ही इस जीत को प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर एक बार फिर जनता की मुहर करार दिया। सीएम योगी ने दावा किया कि 2024 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर दावा कर दिया है 2 सीटों पर जीत, वो भी एसपी के गढ़ में जीत के बाद सीएम योगी का दावा कि 2024 हमारा होगा, सभी 80 सीटों पर बीजेपी जीत कर आएगी। अखिलेश आजमगढ़ के गढ़ में खिला कमल। रामपुर हो या आजमगढ़ हो, दोनों जगह से प्रत्याशी जीते बीजेपी के और अब इसी के बाद बीजेपी जोश में है, उत्साह में है और सीएम योगी की तरफ से दावा कर दिया गया है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें सभी 80 सीटों पर बीजेपी आएगी। महामंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के साथ ही कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। यह आज की विजय ने यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया है। और सवाल ये उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को पहले से ही हार की आशंका थी, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस चुनाव से किनारा कर लिया और वो प्रचार करने तक नहीं गए। श्री अखिलेश यादव जी जानते हैं कि वह आजमगढ़ हार रहे हैं, रामपुर हार रहे हैं, इसलिए अभी तक यहाँ मुझे लग रहा है प्रचार करने आए नहीं। तो क्या अखिलेश यादव को पहले से पता था कि उपचुनाव में दोनों सीटें हाथ से फिसलने वाली हैं? क्योंकि बात रामपुर लोकसभा सीट की हो या फिर आजमगढ़ लोकसभा सीट की, दोनों ही सीटों को लेकर अखिलेश यादव कभी उत्साहित दिखे ही नहीं। पहले प्रत्याशी के ऐलान में देरी, फिर चुनाव प्रचार से दूरी।
अगर देखा जाए तो उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही अखिलेश यादव ने कोई रुचि नहीं दिखाई। रामपुर सीट पर प्रत्याशी का ऐलान तक अखिलेश यादव ने नहीं किया। रामपुर सीट पर प्रत्याशी का ऐलान आजम खान ने किया। हमारे बहुत अजीज साथी, लंबा सियासी तजुर्बा और इखलास से भरपूर शख्सियत का नाम है आजमगढ़ सीट पर प्रत्याशी का ऐलान तो अखिलेश यादव ने जरूर किया, लेकिन 6 जून यानी कि नामांकन के तारीख के आखिरी दिन और फिर चुनाव प्रचार से दूरी बना ली। गठबंधन के साथी पहुंचे, अखिलेश नहीं। आजमगढ़ उपचुनाव में प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथी पहुंचे। जयंत चौधरी प्रचार करने पहुंचे। ओम प्रकाश राजभर चुनाव के शुरुआत में जमे रहे। आजम खां भी प्रचार के लिए पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव न आजमगढ़ गए और न ही रामपुर, वो भी तब जब बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही। श्री अखिलेश यादव जी जानते हैं कि वह आजमगढ़ हार रहे हैं, रामपुर हार रहे हैं, इसलिए अभी तक यहाँ मुझे लग रहा है प्रचार करने आए नहीं। जाहिर है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को शायद पहले ही पता चल गया था कि दोनों ही सीटें उनके हाथ से फिसलने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और परिवहन निगम में बड़े पैमाने पर तबादले हो रहे हैं। परिवहन निगम में 13 अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। 4 RM, 4 ARM और 5 SM का ट्रांसफर किया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है, परिवहन निगम में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। परिवहन निगम में 13 अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें 4 RM, 4 ARM और 5 SM का ट्रांसफर कर दिया गया है। तो परिवहन निगम में बड़े पैमाने पर तबादले हो रहे हैं और एक बार फिर से परिवहन निगम में 13 अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसमें 4 RM शामिल हैं, 4 ARM और 5 SM का ट्रांसफर किया गया है।